आज हम देखते हैं कक्षा 12 का हिंदी का जो प्रथम अध्याय है, जिसका शीर्षक है बातचीत, उसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती, यानी बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, ये बहुत ही उचित जान पड़ता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत जो होती है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तो तब वो बात कोसों दूर हो गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास रखने पर उसका असर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला होती है, और जिसमें गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सटा के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी आपस में बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को भी देखें भी ना तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास में बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है बातचीत करने की एक कला होती है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को ये तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता। वर्ण कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर्फयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। चौथा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वो कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम उसका आत्मवार्तालाप होता है, यानी स्वयं से बातचीत करना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपनी बात से बात कर लिया करे, अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वो हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का सबसे बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर रहेगा। बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः एक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रख कर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे ना किसी से कटुता रहेगी ना बैर रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका माना गया है। प्रश्न 5 है, व्याख्या करें। तो व्याख्या में है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वो कभी क्रोध कर
बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वो कहता है कि यह आईना के समान है, इस संसार में छल, प्रपंच, झूठ, फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक इसे दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं कि इससे बचने के लिए अपनी जिह्वा और मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जिह्वा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े से बड़े क्रोधाधिक अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में हम कर लेंगे। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना, जिससे हमें न किसी से वैर हो, झगड़ा हो, न शत्रुता हो, हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। और दूसरी पंक्ति यहाँ पर जो खा खंड था कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तो खा की व्याख्या यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से ये बताना चाहता है कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वो दोष है, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वो गुण है। मनुष्य के मूक रहने के कारण उसके चरित्र को कुछ पता नहीं चल पाता, परंतु वो जैसे कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। वेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है। वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद, गंदगी या धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय ये है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत भी परतें जमी रहती हैं जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती हैं, और बातचीत के दौरान हमारी जिह्वा पे हमारे जो विचार हैं प्रकट हो जाते हैं। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है। अब प्रश्न नंबर 6 है, इस निबंध की विशेषताएं क्या हैं। तो इस निबंध की विशेषता जो है, इसका एक सारांश देखते हैं। इस निबंध की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं बातचीत का, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इस निबंध यानी जो बातचीत शीर्षक से आपके पुस्तक में है के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया, यानी जो बोलने की शक्ति है उसको अनमोल बताया है। और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का, एडिसन एवं वेन जॉनसन ने अपना मत दिया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में ये भी बताया गया है कि मनुष्य का अपने हृदय यानी मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वो सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने का एक जरिया भी है। यदि लोग बातचीत के दौरान चुटकीली बात, हंसने वाली बात कह दें तो लोग हंसने लगते हैं, जिसे प्रसन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही, उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का भी एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है। अब बातचीत भाषा की बात इसको देख लेते हैं। राम रमौवल क्या होता है, वाक्य में प्रयोग करें। राम रमौवल 4 से अधिक व्यक्तियों की जो बातचीत होती है वो राम रमौवल कहलाती है। जैसे राम श्याम मोहन रेलगाड़ी में राम रमौवल कर रहे थे। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटें और बताएं कि वो सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे कौन न स्वीकार करेगा, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेद के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, धुआं है भाववाचक, आदमी जातवाचक, त्रिकोण जातवाचक,
काम जातिवाचक, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक, मीटिंग समूहवाचक, पत्र भाववाचक, संसार जातिवाचक, मुर्गा जातिवाचक और मंदिर है जातिवाचक। ठीक है, अगला देखते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लिंग निर्णय करें। शक्ति, उद्देश्य, बात, लत, नग, अनुभव, प्रकाश, रंग, विवाह, दांत। तो देखिए स्त्री शक्ति है पहले, तो शक्ति है स्त्रीलिंग, जैसे प्रयोग करके हम देखते हैं ईश्वर की शक्ति अपरंपार। उद्देश्य ये पुल्लिंग है, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए, ना कि महान होनी चाहिए, महान होना चाहिए यानी ये पुल्लिंग है। अगला है बात, हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए यानी ये स्त्रीलिंग है। लत, उसे शराब की लत पड़ गई यानी कि ये पुल्लिंग है। नग, राम की अंगूठी में नग चमकता है, ये पुल्लिंग है। अनुभव, स्त्री ईश्वर का अनुभव करो, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण था, पुल्लिंग हो जाएगा। रंग, उसका रंग काला है। विवाह, राम सीता का विवाह हुआ, पुल्लिंग। दांत, उसका दांत टूट गया, ये पुल्लिंग है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनिए। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, ये सार्वनामिक विशेषण है। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। सुस्त, बोधा, दबी, ये सब गुणवाचक विशेषण है। तो ये आपका प्रश्न उत्तर था। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।